हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल एजुकेशन प्लस। तो आज हम केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा लिमिटेशंस एंड रिमूवल ऑफ केमिकल रिएक्शन और टाइप ऑफ रिएक्शन। तो पहला वीडियो मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने देख लिया होगा और अच्छा ही लगा होगा यार, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाया था। वैसे कोई भी अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप मैसेज करना कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई करूंगा जरूर, ठीक है। और कुछ भी अगर सुधारना हो तो प्लीज़ बताना यार, कमेंट में प्लीज़ बताना। कुछ भी सुधारना हो मेरे टीचिंग स्टाइल का, कोई भी अगर चीज़ आपको अच्छा ना लगे, कोई चीज़ सुधारना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना। मैं उसको कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में उसको सही कर लूँ। बाकी आपको कंटेंट बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और कैसे हैं आप? अच्छे हैं? बहुत ही मस्त। चलो यार, अब शांति से 30-40 मिनट आराम से बैठ जाओ, बस फोकस करो सिर्फ लेक्चर खत्म करने पे। इसके बाद जो भी काम करना होगा करना, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अपने। तो मैंने कुछ यहाँ पे होमवर्क दिया था आप लोगों के लिए। ये क्या था, बैलेंस करने के लिए दिया था मैंने। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो मैंने क्या बोला था कि आप जब भी किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा यार, किसी भी एक एटम को पकड़े। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 2। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन है आपका 3 और हाइड्रोजन कितना है? 2। CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12 O6 प्लस O2। इसको क्या करते हैं, अच्छा से लिखते हैं। यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, अच्छा से लिखते हैं। CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12 O6 प्लस O2, ठीक है। तो अब देखते हैं इधर कार्बन कितना है? 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 3 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ठीक है। इधर कार्बन कितना है? 6। इधर हाइड्रोजन कितना है? 12। और इधर ऑक्सीजन कितना है? 8। अब यार देखो, इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन को बैलेंस करते हैं। कार्बन इधर 1 है, इधर 6 है, तो कहीं ना कहीं इधर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि कार्बन दोनों की तरफ बैलेंस हो जाए। इधर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते तो कार्बन हो गया यहाँ पे 6 हो गया कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हुआ? 6 दूना 12 और 12 प्लस 13, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया तुम्हारा 13, ठीक है। और हाइड्रोजन तो 2 का 2 ही रहा। हमको चाहिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? 8। हमको यहाँ पे 8, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया ज़्यादा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा यार, अब हमें यार इधर आना पड़ेगा, ठीक है। अब देख, ऑक्सीजन इधर 2, इधर इधर कितना है? इधर है आपका 12 ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं यार, अगर इधर 2 को 12, मतलब हम इधर 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। और ये 6 और 6 इधर कितना है? 6 दूना 12 6 18, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाएगा 18 ऑक्सीजन बचा। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, हाइड्रोजन का बैलेंस कर लिया, इसको मैंने बैलेंस कर लिया। बचा कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन C6H12 O6 प्लस O2। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 है, ठीक है। 6 हम यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ऑक्सीजन 6 दूना 12 6 18, मतलब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन भी 18 होगा, ऑक्सीजन भी 18 होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो था केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। मैंने क्या किया, पहले किसी भी एक एटम को किसी भी एक एटम को पकड़ा, फिर उसको मैंने बैलेंस किया, फिर उसी से रिलेट करके मैंने बाकी सारे एटम्स को बैलेंस कर दिया और हमारा यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब आगे जो मैंने बताया था कि आप लोग एक सीरीज बताने वाला हूँ, इसमें 30 एलिमेंट है और इन सभी को अच्छे से समझते हैं, मतलब इन सभी को लिखते हैं। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसको देखते हैं। तो हाइड्रोजन का होता है H, हीलियम का होता है He, लिथियम का होता है Li, बेरिलियम का होता है Be, बोरोन का होता है B, कार्बन का होता है C, नाइट्रोजन का होता है N, ऑक्सीजन का होता है O, फ्लोरीन का होता है F, नियोन का होता है Ne, सोडियम का होता है Na, मैग्नीशियम का होता है Mg, ठीक है। एल्यूमिनियम का होता है Al, सिलिकॉन का होता है Si, ठीक है, Si। फास्फोरस का होता है P, ठीक है, फास्फोरस का होता है P, सल्फर का होता है S, क्लोरीन का होता है Cl, आर्गन का होता है Ar, पोटेशियम का होता है K, कैल्शियम का होता है Ca, स्कैंडियम का होता है Sc, टाइटेनियम का होता है Ti, वेनेडियम का होता है V, क्रोमियम का होता है Cr, मैग्नीज का होता है Mn, आयरन का होता है Fe, कोबाल्ट का होता है Cu, निकेल का होता है Ni, कॉपर का होता है Cu और जिंक का होता है Zn, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो और देखो, आप इतना ही एलिमेंट, इतने जितना भी यहाँ पे एलिमेंट लिखा गया इन सभी को याद करिए इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बस इतने ही आप समझ लो। यही आपको काम आने वाला है अभी यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे यार कुछ शायद थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या?
कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस। फास्फोरस का पी, हाँ सही है, चलो सही है। अब आगे चलते हैं। अब हम अपना जो आज का जो हमारा टॉपिक है लिमिटेशन एंड रिमूवल ऑफ केमिकल रिएक्शन। लिमिटेशन मतलब सीमा। जैसे मान के चलो आपका जैसे घर में आप जैसे मान के चलो ऐसे अगर समझते हैं तो आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे आपका कुछ सीमा होगा कि इसके बाहर कुछ काम नहीं करना है, ठीक है, इसके बाहर कुछ काम नहीं करना है। तो वैसे ही यहाँ पे जो होते हैं केमिकल इक्वेशन का कुछ सीमाएं हैं, इसकी कुछ सीमाएं हैं कि ये चीज़ मतलब केमिकल इक्वेशन इस बात को नहीं बताती, और उसका रिमूवल मतलब उसका सोल्यूशन क्या है उसको भी हम इस मतलब आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है जो इसका जो सबसे पहले इसका लिमिटेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन डजंट टॉक अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल इक्वेशन है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बताता। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे यहाँ पे क्या है H2 प्लस O2 गिव्स H2। यहाँ पे क्या है वाटर बन रहा है। वाटर कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। सबसे पहले क्या होता है केमिकल रिएक्शन है, और इसी केमिकल रिएक्शन को दिखाना ही हम क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अभी केमिकल इक्वेशन हमको ये नहीं बता रहे कि रिएक्टेंट में जो भी कुछ यहाँ पे यूज हो रहा है प्रोडक्ट, जो भी कुछ यहाँ पे सब्सटेंस यूज हो रहा है रिएक्टेंट में, और जो प्रोडक्ट में जो हमारा प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसका फिजिकल स्टेट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल स्टेट किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर मान के चलो कोई सॉलिड है, फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वास सॉल्यूशन और प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट, सॉलिड को रिप्रेजेंट करेंगे एस से, ठीक है, लिक्विड को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल से, गैस को रिप्रेजेंट करेंगे जी से, और एक्वास को रिप्रेजेंट करेंगे हम ए क्यू से, ठीक है, और प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करेंगे पीपीटी से, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो अब यहाँ पे समझते हैं, ये तो समझ में आएगा सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, स्टेट होता है किसी भी बोल सकते हैं कि सब्सटेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन एक्वास सॉल्यूशन क्या होता है यार, जैसे मान के चलो एक्वास सॉल्यूशन मतलब पानी में घोल देना। कोई भी आपके पास एक रिएक्टेंट है उसको हम पानी में घोल दिए तो जो भी सॉल्यूशन बने उसी को हम बोलेंगे एक्वास सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब पानी में घुला हुआ है तो एक्वास सॉल्यूशन है, ठीक है। प्रेसिपिटेट जो पानी में नहीं घुलता उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे बालू को अगर पानी में घोले जाए तो बालू पानी में नहीं घुलेगा, आके नीचे बैठ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार का प्रेसिपिटेट हुआ, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं इसका, अब यहाँ पे जो भी हमारा इक्वेशन लिखा गया इसका हम स्टेट लिखते हैं। अब देखो यार स्टेट आगे मैं बताने वाला हूँ कि आखिर स्टेट किसका किसका, आपको कुछ ही ऐसे एलिमेंट है जिसका आपको स्टेट याद रखना है, और उतना ही आपके क्लास 10th में यूज होगा, और उतना ही अगर आप याद रख लेते हो तो आपका क्लास 10th बहुत ही अच्छा से निकल जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ याद रखने का दरकार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे H2 प्लस O2 गिव्स H2। इसमें समझते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे गैस है। जब भी हम लिखते हैं फिजिकल स्टेट तो यहाँ पे लिखते हैं गैस, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे गैस, और यहाँ पे बनाइए लिक्विड, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। कैसे हो ब्रॉड, यहाँ पे देखते हैं H2 गैस है, O2 गैस से रिएक्ट किया, ठीक है, यहाँ से बना आपका H2O गैस लिक्विड, सॉरी H2O लिक्विड बना। तो कुछ इस प्रकार से अगर फिजिकल स्टेट के बारे में केमिकल इक्वेशन नहीं बताता है तो इसका सोल्यूशन यही कि हम उसका फिजिकल स्टेट अपने से बता दें, बस ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। मेरे ख्याल से पहला जो भी है था ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। मतलब सबसे पहले लिमिटेशन क्या है कि फिजिकल स्टेट जो होता है केमिकल इक्वेशन फिजिकल स्टेट नहीं बताता है किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। तो नहीं बताता तो हम अपने आप लिख देंगे, अपने से लिख देंगे उसका फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। अब बात आता है कि आखिर हमें मालूम कैसे चले कि जैसे H2 गैस है तो मुझे मालूम था कि भाई H2 गैस होता है, O2 गैस होता है और H2O लिक्विड होता है। लेकिन आपको कैसे मालूम चलेगा कि H2 गैस होता है, O2 गैस होता है और H2O लिक्विड होता है। तो इसके लिए हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जितना भी इसमें लिखा गया है बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। इतना ही अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो आपका क्लास 10 बहुत ही अच्छा से निकल जाएगा, कहीं पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले मेटल्स आर फाउंड
इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज फाउंड इन लिक्विड। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं यहाँ पे, जितने भी मेटल्स दिए गए बस इसी का आपको याद रखना है, जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर अगर आपसे बोले तो कितना होता है, तो आप बोलना 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनको सॉलिड स्टेट में पाया गया है, मतलब वो जो होता है सॉलिड स्टेट में होते हैं, किस पे, एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, किसको छोड़ के, लेकिन यहाँ पे जो होता है मरकरी जो होता है एक्सेप्शन में आता है, मरकरी को छोड़ के, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो आपके किस में होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, मेटल्स कौन कौन, लिथियम हो गया सॉलिड स्टेट में, यहाँ पे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, और सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी होगा, जिंक हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ आपको क्लियर हो गया। ठीक है, एक मिनट। हाँ चलो, सही है, सही है, सही है। तो इतने, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है आपका, मरकरी। मरकरी जो होता है, कहाँ गया मरकरी, मरकरी कहाँ गया, मरकरी इसमें नहीं है क्या, मरकरी यहाँ पे देखो, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो होता है आपका लिक्विड स्टेट में मरकरी, मतलब समझ रहे हो, आपके पास थर्मामीटर होगा, थर्मामीटर के अंदर जो होता है आप देखोगे व्हाइट व्हाइट जो होता है वही होता है मरकरी। वो किसमें होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, किसमें, लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर होता है ना लिक्विड स्टेट में, तो उसी को मरकरी बोलते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं मरकरी को छोड़कर सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी जो होते हैं आपका लिक्विड स्टेट में होता है। और आपको बस इतना ही यहाँ पे मेटल को ध्यान में रखना है, इसी से आपका क्लास 10 बहुत ही अच्छा से निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरा, नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सबसे पहले रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तो नॉन मेटल्स, अब यहाँ पे जो भी नॉन मेटल दिए गए इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि क्लास 10th में इतना ही नेसेसरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे नॉन मेटल जो होता है तीनों स्टेट में पाया जाता है। जैसे देखो ऑक्सीजन गैस में हुआ, नाइट्रोजन गैस में पाया गया, हाइड्रोजन गैस में हुआ, आयरन गैस में हुआ, क्लोरीन गैस में हुआ, और ब्रोमीन जो हुआ मतलब क्या लिक्विड स्टेट में हुआ, और आयोडीन यहाँ पे I2 जो हुआ सॉलिड स्टेट में, और कार्बन जो होगा यहाँ पे सॉलिड स्टेट में हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है, जितना भी यहाँ पे नॉन मेटल्स है यही सारी चीजें आपका क्लास 10th में यूज होंगी, और इनका फिजिकल स्टेट आपको ध्यान में रख लेना है। ऑक्सीजन का होता है गैस, नाइट्रोजन होता है गैस, हाइड्रोजन गैस में होता है, आयरन भी गैस होता है, और आयरन जो होता है गैस में होता है, आयरन सॉलिड होना चाहिए यार, आयरन गैस होता है, क्लोरीन भी गैस होता है, ब्रोमीन भी गैस होता है, आयोडीन भी गैस होता है, कार्बन जो होता है आपका सॉलिड होता है, ब्रोमीन जो होता है लिक्विड होता है, आयोडीन आपका सॉलिड होता है, और यहाँ पे कार्बन जो होता है आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है, जितने भी नॉन मेटल है इतने ही आपको नॉन मेटल ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे हमारा सम कंपाउंड आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कितने 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। When we heat and melt them, they are converted to liquid state. Also, if they are soluble in water, they form a aqueous solution. मतलब क्या है, कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होता है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, किस पे, रूम टेम्परेचर पे। कुछ कंपाउंड जो होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, मेल्ट हो जाते हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑल्सो जब उसको वाटर में ऐड करते हैं तो क्या एक्वेस सोल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड का है, कंपाउंड है हमारा, सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल यहाँ पे NaCl। ठीक है, NaCl। अब देखो यार, हमारे घर में जो भी नमक होता है उसी को हम NaCl बोलते हैं। नमक का जो केमिकल फॉर्मूला है वही क्या होता है, यहाँ पे NaCl है। तो NaCl किस में होता है, एट रूम टेम्परेचर पे किस में होता है, वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम NaCl को मेल्ट कर दें अगर 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये NaCl जो होगा आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, NaCl किस में, सॉलिड से। ठीक है, और अगर NaCl को हम किस में कन्वर्ट कर दें, लिक्विड में कन्वर्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, और NaCl को अगर हम क्या कर दें, मतलब NaCl का अगर हम सोल्यूशन
इसमें अगर वाटर अगर इसमें ऐड कर दे, ठीक है, वाटर में अगर इसको ऐड करें तो क्या होगा, NaCl एक्वासेस बना लेगा, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड मतलब NaCl जो कंपाउंड है आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और ये जो होता है एक्वासेस सॉल्यूशन भी बनाता है, वाटर में सोल्यूबल भी होता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। सम कंपाउंड आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। कुछ कंपाउंड जो होते हैं लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर में। कंपाउंड कौन सा है यार, H2 है जो कि लिक्विड में पाया जाता है, पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि किसमें होता है, गैस में होता है, NH3, ठीक है, NH3 जो होता है गैस में होता है, अमोनिया जिसको बोलते हैं हम, SO2 जो होता है आपका गैस में होता है, ठीक है, SO2 गैस में होता है, ठीक है। और H2S किस में होता है आपका, गैस में पाया जाता है। देखो यहाँ पे जितना भी लिखा गया है, यहाँ पे जितना भी कंपाउंड लिखा गया है, इसी को आप याद रख लो, यही आपके क्लास 10 में इतना ही नेसेसरी है। यहाँ पे NaCl को ध्यान में रख लो, यहाँ पे इन सारे अपने मेटल्स को ध्यान में रख लो, यहाँ पे इन सारे मेटल्स को ध्यान में रख लो, मेटल्स का फिजिकल स्टेट क्या होगा, बस अगर इतना ही आप ध्यान में रख लेते हो तो आपका जो होगा क्लास 10 बहुत ही अच्छा से निकल जाएगा। आप फिजिकल स्टेट इतना ही, मतलब जितना भी रिएक्शन आता है ना उसमें यही सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं, यही सारे कंपाउंड्स यूज होते हैं। तो अगर आप इसी को ध्यान में रख लेते हो तो आपका सब मतलब इक्वेशन जो होगा उसका फिजिकल स्टेट अपने से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ कंपाउंड जो होते हैं जो कि इनसोल्यूबल होते हैं वाटर, मतलब जो वाटर में नहीं घुलते, वो क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इनसोल्यूबल सॉलिड बनाते हैं जिसको हम प्रेसिपिटेट का बोलते हैं। मैंने पहले बताया था आपको कुछ कंपाउंड जो होते हैं जो कि वाटर में नहीं घुलते हैं तो इनसोल्यूबल सॉलिड होते हैं, ठीक है, उसको हम इनसोल्यूबल सॉलिड बोलते हैं जिसको हम प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपका हो गया BaSO4 जो कि क्या होता है, CaC होती है, सारे प्रेसिपिटेट है, जितने भी यहाँ पे सब प्रेसिपिटेट है, ठीक है। हो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर देखते हैं यार, ये जो अब इन प्रेसिपिटेट का कुछ कलर होगा, तो यहाँ पे इसका इसका और इसका इनका जो भी कुछ कलर होता है जो होता है व्हाइट होता है, इन सारे का कलर जो होता है व्हाइट होता है, सब जो होते हैं उजले रंग के होते हैं, और इसका कलर येलो होता है, और इसका कलर आप ध्यान में रखना, इस प्रेसिपिटेट का कलर होता है ब्लैक, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है। अब हमारा आता है कि और दूसरा चीज जो हमारा केमिकल इक्वेशन नहीं बता पाता वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सबसे पहले कंसंट्रेशन होता क्या है, तो उसको एक एग्जांपल से लेते हैं। मान लो आपके पास दो एसिड है, एक है A और एक है B। मैंने बोल दिया कि कंसंट्रेटेड ये जो होता है ज्यादा कंसंट्रेटेड है B से, ये दोनों क्या है आपके एसिड है, AB एसिड है और AB एसिड है, एसिडिक सॉल्यूशन समझ लो, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और A जो होता है ज्यादा कंसंट्रेटेड है B से, A जो होता है ज्यादा कंसंट्रेटेड है B से, इसका मतलब हम बोलेंगे कि A में जो होता है एसिडिक पार्टिकल ACIDIC पार्टिकल ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू B, ठीक है। A के जो एसिडिक पार्टिकल होंगे वो B से ज्यादा होंगे, ठीक है। अब समझते हैं यार इसको, यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड कंटेन्स मोर एसिडिक पार्टिकल देन डाइल्यूट एसिड ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मान लो यहाँ पे जो भी मैंने बताया कि यहाँ पे दो सॉल्यूशन दिया गया A और B, दोनों एसिडिक सॉल्यूशन है और दोनों का जो होता है वॉल्यूम सेम है, दोनों सेम ही वॉल्यूम के, दोनों एक एक गिलास है, दोनों एक ही गिलास है, ठीक है। एक गिलास यहाँ पे A सॉल्यूशन है और B सॉल्यूशन जो कि एक गिलास है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यार, दोनों जो होते हैं दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो अगर हम बोले कि यहाँ पे A जो है ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है B से, तो हम यहाँ पे समझेंगे, तो यहाँ से हमको समझना पड़ेगा कि A में जो होता है एसिडिक पार्टिकल या A का एसिडिक नेचर B से ज्यादा है, यही हमको समझना पड़ेगा। तो इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, इक्वेशन में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो कंसंट्रेटेड को दिखा सकते हैं CuNC, जो ज्यादा जो कंसंट्रेटेड होगा मतलब, और डाइल्यूट DILUTE, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। नहीं यहाँ पे होता है DIL होता है सिर्फ DIL डॉट, ठीक है, DIL और CuNC डॉट। तो फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल हो सके आगे यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, जैसे यहाँ पे देखो, क्योंकि एग्जाम्पल दूसरा लेकिन समझते हैं, जैसे H2SO क्या है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट है मतलब
इसमें एसिडिक नेचर कम है तो यहाँ पे DIL डॉट लिख दिए, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यही यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। सबसे पहले तो कंसंट्रेटेड जो यहाँ पे क्या रिलेटिव टर्म है, मतलब इसको एक दूसरे से रिलेट करके ही बता सकते हैं, ठीक है। रिलेट करके जैसे मतलब मान के चलो यहाँ पे एक एसिड दिया होता है, मैं नहीं बता सकते हैं कि कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक और एसिड दिया हो B, तो हम बता सकते हैं ये देख के कि दोनों में किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। अगर हमको ही मालूम चला कि B में एसिडिक नेचर ज्यादा है तो हम बोलेंगे B जो होता है आपका कंसंट्रेटेड है और A जो है आपका डाइल्यूट है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम बता सकते हैं और केमिकल इक्वेशन में इसी प्रकार से दिखाया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। और आपको एक देखो यार, एक चीज मैं बता देना, तो जितना भी केमिकल इक्वेशन आपके सामने आएगा, ठीक है, आपको ये नहीं समझना है कि मुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप 11th-12th में भी जाते हो तो जो भी केमिकल इक्वेशन आपके पास आएगा उसका स्टेट लिखा होगा, वो कंसंट्रेशन उसका डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, सारी चीजें लिख के आपके सामने आएंगे, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। फिर भी जानकारी के लिए हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन का, तो दूसरा लिमिटेशन नहीं कि कंसंट्रेशन जो होता है नहीं बताता इक्वेशन, ठीक है। तो उसको हम अपने से लिख देंगे और वही, चूंकि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अपने से लिखना नहीं पड़ता, लिखा हुआ ही आता है, ठीक है। क्योंकि उनको भी तो बता के भेजना पड़ेगा ना कि इक्वेशन में कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, कौन डाइल्यूट है, किसका स्टेट क्या है, ठीक है। तो इसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस इसको आप समझ लो। और अगर लिमिटेशंस कहीं आगे एग्जाम में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा यार पानी पी लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, प्यास भी लग गया। ओके, और अब हमारे सामने जो तीसरा टॉपिक आता है, हीट चेंजेस इन द रिएक्शन। जब भी फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, जब भी केमिकल इक्वेशन लिखा होगा तो केमिकल इक्वेशन हमको ये बताएगा नहीं कि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है कि हीट रिलीज हो रहा है। इस बात को हमें खुद अपने से लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। अब इसका मतलब ये आप लोग मत समझ लेना कि जो भी केमिकल इक्वेशन है उसका हमको अपने से लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कैसे, उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो यार मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने कुछ देर पहले ही बताया था आपको कि यहाँ पे जो है सिर्फ, एक मिनट रुकना, हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को लिखना पड़ेगा हर एक इक्वेशन का कि इसमें हीट रिलीज हो रही है कि इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। बस ये समझ लो कि ये लिमिटेशन है केमिकल इक्वेशन का, ठीक है। बस इतना ही समझना है, आपको लिखना नहीं है कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, आपको अपने से लिखना नहीं, इतना टेंशन मत लो। एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वहां पे अपने लिखा होगा, पूरा पूरा लिखा होगा कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इस लिमिटेशंस को खत्म करके ही एग्जाम में तो भेजेंगे ना आपके सामने। जो भी लिमिटेशंस है वो लोग भी तो जानते होंगे जो कि सेट कर रहे हैं पेपर, तो वो भी उस लिमिटेशंस को कहीं ना कहीं खत्म करके ही, उसको सही करके ही भेजेंगे आपके पास। तो आपको लिखना नहीं है कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है कि हीट रिलीज हो रहा है, वो सारी चीजें लिख के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। और मैंने जो पहले बताया था स्टेट के बारे में, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना एज अ इंफॉर्मेशन। लेकिन वो भी जो होता है एग्जाम में लिखा हुआ ही आएगा कि स्टेट यहाँ पे जो होता है रिएक्टेंट का स्टेट क्या होगा, जो प्रोडक्ट बना उसका स्टेट क्या है। फिर भी आप उसको याद करना, हो सके नहीं है तो आप आराम से लिख सकते हो, लेकिन उसको देख लेना, मैं बोलूंगा उसको छोड़ना, वो जितने भी स्टेट है उसको बस देख लेना थोड़ा सा यार, और लोग थोड़ा सा टाइम दोगे तो उसको क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो इस पे हम ध्यान अपना लगाते हैं, हीट चेंज इन द रिएक्शन, ठीक है। हीट चेंज मतलब मैंने इसके पहले बताया था कि दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसमें हीट निकलते हैं और एंडोथर्मिक प्रोसेस इसमें हीट जो होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें उसका लिमिटेशन से को बताएगा नहीं कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, हमको अपने से लिखना पड़ेगा। तो एग्जांपल आ गया यहाँ पे, देखो देखो हीट जो होता है यहाँ पे सबसे पहले तो प्लस का साइन है, ठीक है। हाँ, हीट यहाँ पे रिलीज हो रहे थे, इसको हम क्या बोले, इसको लिखना पड़ा, लेकिन लिखना पड़ा। फिर वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको लिखना नहीं है, बस आप लिमिटेशन समझ लो इसके, और इसको हम यूजफुल कैसे बना सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी समझ लो। बस इतना ही आपको समझना है, बाकी जो भी कुछ हीट निकल रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ये सारी चीजें आपको केमिकल इक्वेशन से पहले लिखी हुई आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, अब यहाँ पे हीट निकल रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
या एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे एंडोथर्मिक। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे है, अब यार देखो आगे कुछ ऐसे टॉपिक आने वाले हैं जिसको पढ़ाने के लिए मुझे एटम, एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यार हम एक यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था, शायद आया नहीं। तो जितने भी, हाँ एक थोड़ा सा आप रुकना एक मिनट, कंपाउंड होता है। अब हम आते हैं, एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, या सबसे छोटा पार्टिकल। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल एटम से अभी क्लास 10 में आप इतना ही समझो कि एटम से हो जाता है सबसे छोटा पार्टिकल, इससे छोटा कुछ नहीं है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो होता है एटम से मिलके बनता है। ठीक है, एलिमेंट जो होता है एटम से मिलके बनता है। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जो होता है आपके दो या दो से अधिक एलिमेंट के मिलने से कंपाउंड बनता है। और कंपाउंड जो होता है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। इसका मतलब क्या होता है यार? फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं H2O। ठीक है, तो इसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या है यहाँ पे? 2:1, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यूज हो रहा है और 1 ऑक्सीजन यूज हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं तो वहां पे जो होता है कंपाउंड का निर्माण होता है, कंपाउंड बनता है। और कंपाउंड जो होते हैं उसके एटम्स जो होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम क्लियर करते हैं। आगे चलते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं यार? मॉलिक्यूल क्या होते हैं? तो मॉलिक्यूल वही होते हैं, दो या दो से अधिक एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। बस दो या दो से अधिक एटम मिल गया और वहां पे जो प्रोडक्ट आया वही मॉलिक्यूल हो गया। और एटम और कंपाउंड और मॉलिक्यूल में दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भी तो वही एटम्स ही मिल रहे हैं तो कंपाउंड बन रहे हैं, यहाँ पे भी एटम्स ही मिल रहे हैं तो मॉलिक्यूल बन रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है ये कि कंपाउंड जो होता है एक फिक्स प्रोपोर्शन में होता है और यहाँ पे मॉलिक्यूल जो होता है इसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो एक मिनट रुकना आप, H2, हाँ एक मिनट रुकना। आई हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल जिससे आप लोगों को एक बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कहाँ गया? यहाँ पे देखो, जो भी यहाँ पे कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है, FeSO4.7H2। ठीक है, FeSO4.7H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो देखो यार, ये जो होता है मॉलिक्यूल है, इसको हम कंपाउंड नहीं बोल सकते क्योंकि एक फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं है, एक मॉलिक्यूल है। तो यहीं से एक नोट याद कर लो आप। नोट क्या यार? नोट ये है कि जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी कंपाउंड होते हैं सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकते। ठीक है, सारे जितने भी कंपाउंड होते हैं सारे कंपाउंड और मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकते हैं। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में एक ही डिफरेंस है कि कंपाउंड जो होता है एक फिक्स प्रोपोर्शन में होता है और इसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, इसका कोई भी रेशियो नहीं होता है, कैसा भी मिक्स हो सकता है। लेकिन इसका जो होता है एक फिक्स रेशियो होता है, ऐसा ही मिक्स होना चाहिए। जैसे H2O जिसमें हाइड्रोजन का 2 एलिमेंट ऑक्सीजन के 1 एलिमेंट से मिलकर H2O का निर्माण करता है, तो H2O जो होता है कंपाउंड हो गया। इसके साथ साथ इसको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसको सही से बोले तो एक कंपाउंड ही होगा क्योंकि एक फिक्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, मॉलिक्यूल भी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल क्या होता है। यहाँ पे हुआ एटम, इसको जो होता है आप भूल जाओ, जो भी कुछ है इसको मत दिमाग में रखो और इसको भी जो होता है आप भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका? हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है और एटम के मिलने से जो होता है एलिमेंट बनता है। तो यार यहाँ पे तो देखो H2 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 H2। अब यहाँ पे एक बात समझो आप, जैसे हाइड्रोजन जो होता है नेचर मतलब इस वातावरण में हाइड्रोजन जो होता है हमारे इस नेचर में जो होता है H2 के फॉर्म में होता है। ठीक है,
वो एच के फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि एच के फॉर्म में स्टेबल नहीं होते। तो स्टेबल देखो, आप देखो, आप कहीं पे भी रहना चाहोगे तो एक कंफर्ट में रहना चाहोगे, आप एक स्टेबिलिटी के साथ रहना चाहोगे। तो हाइड्रोजन के साथ क्या दुश्मनी है भाई, ये भी तो अपना कंफर्ट ही खोजेगा, ये भी अपने स्टेबिलिटी ही खोजेगा। तो इसी के लिए एच में नहीं रह के H2 में रहना पसंद करता है हमारे नेचर में। और ऑक्सीजन जो होता है, ये जो होता है O2 में रहना पसंद करता है। तो हम यहाँ पे H2 जैसे, अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे एटम्स के मिलने से एलिमेंट बनाता है। अब बोलोगे H2 के एटम है, क्योंकि एटम तो सिर्फ सिंगल होता है, अकेला होता है, लेकिन H2 जो होते हैं दो हाइड्रोजन के मिलने से यहाँ पे बना हुआ है H2। ठीक है, तो हाँ यार, यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन जो होता है नेचर में, हाइड्रोजन नेचर में H2 के फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे H2 को जो होता है एटम बोल सकते हैं। ठीक है, इसको मॉलिक्यूल भी बोल दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, तो बहुत सारे एटम्स के मिलने से क्या बना, एलिमेंट बना। ठीक है, एलिमेंट बना, और बहुत सारे एलिमेंट के, और दो या दो से अधिक, देखो यहाँ पे H2 और O2, यहाँ पे H2 है, दो एलिमेंट है, दोनों मिला, यहाँ पे क्या बनाया, H2O बनाया, जो कि क्या होता है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो कि क्या होता है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो कि मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गया। और कंपाउंड तो आप लोग क्लियर हो ही गया होगा, मॉलिक्यूल है, इसको हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं मेरे ख्याल से। आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लेते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं यार। टाइप ऑफ रिएक्शन, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा सबसे बेहतरीन टॉपिक टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें से पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हिंदी होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है समझो। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, कंबाइन करना। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया था, H2 और O2 कंबाइन करके जो होते हैं यहाँ पे H2O बनाता है। तो इस रिएक्शन को जो होता है हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन आराम से बोल सकते हैं। डिफिनेशन समझते हैं यार। केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड react to form a single compound which has different properties। ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। उसी को जो होता है हम एक नए अलग गुण वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। इसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। हिंदी में लिख देते हैं एक बार, a chemical reaction in which रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में प्रतिक्रिया करके नए गुणों वाले उत्पाद बनाते हैं, इसी को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, कहते हैं। इसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जनरली तीन प्रकार का होता है, थ्री टाइप का जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, जिसमें सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड। दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन जो क्या होता है, मतलब दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एलिमेंट के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाया। जैसे कार्बन नेचर में C के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको C लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे जो होता है इसको C लिखा गया। देखो यार, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि हाइड्रोजन जो होता है
नेचर में H2 के फॉर्म में अवेलेबल होता है। और जब इसको केमिकल रिएक्शन में लिखते हैं तो इसको H2 ही लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए हम केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो यहाँ पे O2 लिखे हैं तो O2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे एलिमेंट का बात हो रहा है और कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो ऑक्सीजन जो होता है O2 के फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो O2 ही जो होता है कहीं ना कहीं एक एलिमेंट है, ठीक है। तो दो एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट किया तो एक कंपाउंड बनाया, दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाया, दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाया, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड फेरस सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड फेरस सल्फेट, ठीक है। पहले क्या होगा, एटम जो होता है रिएक्ट किया, पहला टाइप वो एटम रिएक्ट कर कंपाउंड बना। दूसरा हम देखते हैं कि कंपाउंड रिएक्ट करके, ठीक है। कंपाउंड रिएक्ट करके हमारा जो होता है कंपाउंड बनाया, ठीक है। कंपाउंड रिएक्ट करके कंपाउंड बनाया CaO। अब यार देखो ये जो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार हम समझते हैं। CaO जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। एक बार लिखते हैं CaO जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम बेस होगा, ठीक है, ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम डाइऑक्साइड, हाँ। तो हम बात कर रहे थे, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaLCiU, ठीक है। यहाँ पे एक चीज सुधारो यार आप, अच्छा से लिखते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना, CaO, मुझे लगा था यहाँ पे कुछ दिक्कत तो, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। लेकिन यार एक चीज यहाँ पे हमको यहाँ पे दिक्कत लग रहा है, हाँ सही है। चलो अब देखते हैं, CaO को जो होता है हम क्विक लाइम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। लेकिन इसका जो केमिकल जो नेम है, केमिस्ट्री में जो बोला था केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो जब CaO हाइड्रोजन से रिएक्ट करे, H2O से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये जो होता है कहीं ना कहीं एक्वासेस होता है, ठीक है, एक्वासेस होता है। और इसको जो होता है, इसका काम क्या होता है, आपने व्हाइट चूना देखा होगा, इसको जो होता है हिंदी में बोलते हैं कली चूना और इसको हम बोलते हैं भखरा चूना। तो एक वहां से सॉल्यूशन हुआ, भखरा चूना जो मतलब जो भी हम दीवार में पोताई करते हैं तो वहां पे जो चूना होता है, ठीक है, वो CaO है। और उसी को जो वाटर में डालते हैं तो CaOH का जो होता है होल ट्वाइस जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वायस सॉल्यूशन बनते हैं। फिर इसको जब हम दीवार में पोताई करते हैं तो हमारे वातावरण में जो नेचर में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड उनसे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि क्या होता है उस पर एक चमक देता है, दीवार को जो होता है एक चमक देता है, शाइनी फिनिश देता है, ठीक है। और वाटर जो होता है यहाँ से इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है।
एक इसमें होता है सॉलिड में, ये होता है आपका लिक्विड में, और एक्वासिस होता है, तो यहाँ पे एक्वासिस, ठीक है, और ये हो जाता है तुम्हारा गैस, ठीक है, और यहाँ पे कहीं सॉलिड हो गया और ये जो होगा उड़ गया, ठीक है। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है जब H2O से रिएक्ट करता है, अब देखो मेरे नाम, मुझे तो नाम याद है क्योंकि मैं टीचर हूँ भाई ठीक है। हाँ मतलब नाम का ज़्यादा टेंशन मत लो। SO3 जो होता है H2O से रिएक्ट करता है, H2O से 4 बनता है, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और इसको हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं। हाँ, इसको हम बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, H2O से सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट प्लस कंपाउंड गिव्स कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, दोनों का रिएक्शन होकर क्या बना? कंपाउंड बना। यहाँ पे एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, दोनों का रिएक्शन होकर क्या बना? कंपाउंड बना। मुझे आपको ये बताना था कि 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। एक होता है एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, और एक होते हैं जिसमें कंपाउंड कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, और एक होते हैं जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। तीनों को हमने देख लिया, अच्छे तरीके से देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो होता है इसका जो सेकेंड पार्ट, मतलब इसका जो दूसरा रिएक्शन हमको पढ़ना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, या विघटन अभिक्रिया, ठीक है, इसको विघटन अभिक्रिया भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, किसी भी दो एलिमेंट का क्या हो रहा था? एडिशन हो रहा था। जुड़ के कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई भी एक एलिमेंट, मान लो यहाँ पे ए बी है और ये रिएक्ट किया, तो यहाँ से जो होता है ए और बी आपस में टूट गया, कुछ इस प्रकार से। आप डिफिनेशन जो भी हो आप देख लेना, अपना पढ़ लेना। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आखिर होता क्या है। किसी भी एक कंपाउंड को जब हम हीट करें, जब हम एनर्जी देंगे, तो दो या दो से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट में जो होगा टूट जाएगा। यही होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका जो होता है कुछ एग्जांपल से लेते हैं। अभी मैंने बात की कि जब किसी भी हम कोई भी यहाँ पे देखो एलिमेंट है, ठीक है, हाँ, किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड को जब हम एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, दो या दो से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट में टूट जाता है। इसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक मिनट रुकना, इसको जो होता है मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। इसको जो होता है भूल जाना, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसको हम आगे समझेंगे आराम से, ठीक है। बस आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। एनर्जी, ENER, एनर्जी जो होता है तीन तरीके से हो सकता है, ठीक है, 3 तरीके से हो सकता है। या तो आप उसको हीट दे के तोड़ दो, या तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ दो, या तो आप उसको सनलाइट देकर तोड़ दो, जिसको हम लाइट भी बोलते हैं। 3 प्रकार से एनर्जी हम दे सकते हैं, हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप एक कंपाउंड को अगर एनर्जी देके उसको दो या दो से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट में तोड़ देते हो तो उसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी आप हीट देते हो तो इसको हम बोलते हैं थर्मोलिसिस, डिकम्पोजिशन, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, और यहाँ पे होता है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं, जब हीट दे रहे हैं तो वहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे थर्मोलिसिस किस प्रकार का हो रहा है, डिकम्पोजिशन, थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी देकर जब तोड़ेंगे तो हम बोलेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन हो रहा है। सनलाइट अगर एनर्जी के रूप में हम सनलाइट दे रहे हैं तो वहाँ पे बोलेंगे फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन हो रहा है। आगे चलते कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पे देखो यार, हीट, या तो आप हीट को अगर दिखाना हो तो यहाँ पे हीट को हीट लिख दो, हीट दे रहे हैं ऐसे मालूम चले कि यहाँ पे इसको हीट किया जा रहा है। या इसके अलावा आप इसको यहाँ पे क्या एक ट्रायंगल भी बना सकते हो ताकि लगेगा यहाँ पे हीट। जैसे यहाँ पे देखो, मैं इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हीट लिख दो, इसका मतलब हमें मालूम चल रहा है कि जो भी यहाँ पे कंपाउंड है इसको हीट दिया जा रहा है। हीट देने के बाद यहाँ पे जो होता है इसको दो कंपाउंड में तोड़ा गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी हीट ही दिया गया, ये भी हीट का ही साइन है, ठीक है। अलग अलग इसलिए लिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि दोनों एक ही है, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत ना हो।
हाँ, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका कंपाउंड है इसको हम हीट दिए, हीट देने के बाद यहाँ पे 2 कंपाउंड में टूट गया, तो इसको हम बोलते हैं थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन। मैंने आपको पहले भी बताया था थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन बोलेंगे इसको। अब यहाँ पे यार समझना क्या है, देखो जो भी कंपाउंड है इसको हम हीट दिए तो यहाँ पे Fe2O3 और 7H2 में टूट गया, और Fe2O3 को जब हम हीट दिए, 1 मिनट रुकने, ये शायद गलत लग रहा है मुझे, गिव मी सम टाइम, मैं कुछ देख लेता हूँ यार, कुछ भी हो जाए। हाँ, Fe2O4, यहाँ पे O4 है, ठीक है, वही मुझे लग रहा था कुछ तो गलत है, ठीक है, O4। जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे जो होगा टूट गया। तो बस यही जो होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे CaCO3। हाँ, तो ये भी जो होता है आपका, इसको भी जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं, इसी का जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है सीमेंट बनता है, इसी से जो होता है हमारा सीमेंट बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल। यहाँ पे जो होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जब भी वाटर में हम क्या करते हैं, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम यहाँ से समझते हैं। यहाँ पे पानी है, पानी में जो होता है हम इलेक्ट्रिसिटी दिए, तो यहाँ पे वाटर के जो भी मोलिक्यूल है जैसे O2 और H2, ठीक है, ये जो होगा अलग अलग एनोड या कैथोड पे अपना, जैसे O2 जो होगा एनोड पे चला जाएगा, और H2 के जो मोलिक्यूल होंगे वो किस पे चले जाएंगे, कैथोड के मोलिक्यूल। O2 के जो मोलिक्यूल होंगे किस पे चले जाएंगे, एनोड पे, और H2 के मोलिक्यूल चले जाएंगे कैथोड पे। तो इस प्रकार से जो होगा H2 और O2 के जो भी हुआ यहाँ से अलग हो गया, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट हो गया, ठीक है। AgCl, यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट, AgCl में जो होता है, जब इसको हम सनलाइट, AgCl पे जब सनलाइट डालते हैं तो यह जो होता है Ag और Cl में जो होता है इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है, और यही जो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कुछ एग्जांपल था डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या समझना है आपको, दो किसी भी एक कंपाउंड को एनर्जी देके हम उसको 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में तोड़ दिए तो ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी जो होता है आपका हीट के फॉर्म में हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है, और लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। एक चीज समझने वाला बात है कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो सारे जो होते हैं एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है एनर्जी जो होता है दिया जाता है, एनर्जी दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट। तो जब उसको एनर्जी देंगे तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एक्सोथर्मिक का प्रोसेस ये नहीं होता है कि सिर्फ यहाँ पे हीट ही निकलना, यहाँ पे एनर्जी भी आप समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अच्छा से समझते हैं इसको, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब का मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो होगा हीट का निकलना, और एंडोथर्मिक मतलब होता है हीट का एब्जॉर्ब करना, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करना। लेकिन इसको थोड़ा सा अपग्रेड करो आप, इसका मतलब होता है आप ये भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो एनर्जी का निकलना, क्योंकि हीट कहीं ना कहीं एनर्जी का ही फॉर्म है, और आप बोल सकते हो एनर्जी को ऑब्जर्व करना, ठीक है, आप बोल सकते हो एनर्जी को ऑब्जर्व करना। तो हाँ, इतना ही था आज के लेक्चर में, इतना ही था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और वैसे भी कहीं भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, उसका अगले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा जो भी आप लोगों का डाउट हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीसियस टाइम, ठीक है। और ये टाइम अपने लिए ही दो यार, क्योंकि आपका जो भी अभी टाइम है, आप जितना भी काम करोगे अपने ऊपर, वही आगे जाके आपको याद आएगा, वही काम आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यार, और अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।